हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उस इशू का जो बहुत ही ज़्यादा लोग यहां पर फेस कर रहे हैं, स्पेशली इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के एम्प्टी कंटेनर्स जो जिसमें जो है एक्सपोर्ट का सामान भर के बाहर भेजा जाता है, वो खाली कंटेनर्स कितने नायाब हो चुके हैं। खाली कंटेनर्स का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और इसके ऊपर जो फ्रेट है, जो किराया है, शिपिंग कंपनीज ने इस हद तक बढ़ा दिया है कि अब एक्सपोर्टर्स का काम करना मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम यही तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि आखिर ये जो खाली कंटेनर्स हैं शिपिंग के, ये कहाँ चले गए हैं और ये शिपिंग कंपनी ने इतना फ्रेट क्यों बढ़ा दिया है और कब तक आखिर ये मसला चलेगा। देखिए दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि हम खुद एक्सपोर्टर्स हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, हमें खुद एज अ रेगुलर कस्टमर हैं हम तो कैरियर्स के, हमें जो है वो एम्प्टी कंटेनर्स मिलना इतना मुश्किल होता जा रहा है। तो जो न्यू एक्सपोर्टर्स आ रहे हैं उनके साथ ये लोग क्या सलूक करते होंगे। कंटेनर्स के लिए जो है वो 20-20, 25-25 दिन जो है ख्वार होना पड़ रहा है, तभी जाके जो है वो कंटेनर्स अरेंज हो पा रहे हैं। अगर और वो भी तब जब कंटेनर्स आपको यहाँ कराची के अंदर चाहिए। अगर आपको कंटेनर मुल्तान के एम्प्टी यार्ड से चाहिए या लाहौर के एम्प्टी यार्ड से चाहिए तो फिर तो आप भूल जाओ कि आपको कंटेनर मिलने वाले हैं। आराम से आप वेट करते रहो, मिल जाएंगे आपको महीने 1.5 महीने में, जब वो कोई फ्री होके आएगा। क्योंकि हर तरफ ब्लैक मेलिंग्स जो है चल रही होती है। अपने स्पेशल कस्टमर्स के लिए ये लोग रख देते हैं जिनको जिन कंटेनर को उठाने के लिए भी एनओसी चाहिए होती है। खैर, ये सब बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तमाम के तमाम कंटेनर्स मुल्क से चले कैसे गए, कहाँ चले गए। अब इतना एक्सपोर्ट तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि तमाम कंटेनर जो है वो एक्सपोर्ट हो गए यहाँ से। लेकिन दोस्तों, ये जो इशू चल रहा है एम्प्टी कंटेनर्स का, शॉर्टेज का, ये पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। अब ये क्या है, कैसे हो रहा है, अब इसको थोड़ा बहुत समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि जब कोविड फैला तो सबसे पहले वो चाइना के अंदर फैला था और फिर धीरे धीरे करके जो नेबर कंट्रीज़ थी, एशियन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है ये फैलना शुरू हुआ। और सबसे पहले जो लॉकडाउन लगा एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी जो है ये लॉकडाउन लगना शुरू हो गया, जिसमें जो है प्रोडक्शन रोक दी गई, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, पोर्ट एरिया को टेम्परेरी तौर पे बंद कर दिया गया। और जिसके नतीजे में जो कैरियर्स थे यानी शिपिंग कंपनीज थी, उनको अपने वेसल की जो तादाद है ओशियन के अंदर यानी समंदर के अंदर जो उनके पानी के जहाज़ थे, उनकी तादाद भी उन्होंने कम कर दी क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक यूनिक सिनेरियो जो है ये डेवलप होना शुरू हो गया। अब जैसे आप सबको पता है कि सबसे पहले लॉकडाउन लगा चाइना में था क्योंकि ये वायरस फैला ही वहीं से था, और सबसे पहले रिकवर होने वाली कंट्री भी चाइना ही थी। तो चाइना सबसे पहले जो है वो कंट्री रिकवर हुई। लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट था उसको हटा दिया गया, प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दी गई, फैक्ट्रियां खोल दी गई, पोर्ट खोल दिए गए, और इस तरीके से धीरे धीरे करके दूसरे एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी ये मसला सॉल्व होता गया और ये खोल गई। जहाँ पर पूरी दुनिया लॉकडाउन का सामना कर रही थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर का सामना कर रही थी, वहाँ पर एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो दबा के प्रोडक्शन चल रही थी। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जितने भी जो रिमेनिंग एम्प्टी कंटेनर्स मौजूद थे एशियन कंट्रीज़ के अंदर, वो जो है शिफ्ट होना शुरू हो गए। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब हो क्या रहा था कि जितने कंटेनर जो है एशियन कंट्रीज़ से यूरोप साइड और नॉर्थ अमेरिकन साइड में जा रहे थे, वहाँ से उतने कंटेनर्स नहीं आ रहे थे क्योंकि वहाँ यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन साइड के ऊपर जो है वहाँ पर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट जो है वो हो चुका था और अभी तक वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए थे। वो शॉर्टेज ऑफ लेबर और बहुत सारे इशू का सामना कर रहे थे। उनका कस्टम्स का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल बना दिया गया था। जैसे आप सबको पता है कि एक एक कंटेनर्स को जो है वो रिलीज़ होने के अंदर जो है बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़े थे क्योंकि कस्टम्स ने जो है बहुत सारी कंडीशंस लगा दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो उनके पोर्ट हैं वो कंटेनर्स वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे और बहुत ही बड़ी कंजेशन जो है वो क्रिएट हो गई थी उनके पोर्ट में। और प्लस जो है मिनिमम लेबर्स के साथ इस इतने नंबर ऑफ़ जो कंटेनर्स थे वहाँ पर उनको डील करना मुश्किल हो रहा था। और उसके ऊपर जो
जो कैरियर्स थे उन्होंने अपने वेसल की तादाद काफ़ी कम कर दी थी, जो खाली कंटेनर्स जो है वो वापस एशियन कंट्रीज़ की तरफ लेकर नहीं आ पा रहे थे। अब इसको ऐसे समझ लें कि 100 कंटेनर्स अगर एशियन कंट्रीज़ से जो है वो यूरोप साइड पे जा रहे थे, तो 100 में से जस्ट 30 कंटेनर्स वापस आ रहे थे और 70 वहीं पर जमा थे। अब अंदाज़ा लगा लो कि एक महीने में कितने हज़ारों कंटेनर्स वहाँ जाते होंगे, तो उसमें से जस्ट जो है वो 30% वापस आ रहे हैं और 70% वहीं जमा होते जा रहे हैं। तो यही एक वजह है जो पूरी दुनिया के अंदर जो है ये सर्कल चल रहा होता है ट्रेडिंग का, ये डिस्टर्ब हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से पूरा जो बिज़नेस है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का ये डिस्टर्ब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतना ही जो है वो जो शॉर्टेज है एम्प्टी कंटेनर्स की, तो कैरियर्स नए कंटेनर्स का ऑर्डर्स क्यों नहीं दे देते? खाली कंटेनर्स दूसरे ऑर्डर कर लें, मंगवा लें अगर इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो दोस्तों जहाँ तक मैंने पता लगाया है, इनके ऑर्डर्स जो है वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और हम सबको पता है कि कंटेनर्स जो है ज़्यादातर मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना के अंदर, और चाइना के अंदर वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और बहुत जल्द वो जो है इस फ्लीट के अंदर जो है शामिल हो जाएंगे। और कंटेनर की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है कंटेनर का, स्टील, आयरन और बहुत सारी जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी बढ़ चुका है। तो शिपिंग कंपनीज़ जो है प्लस वो तमाम चीज़ें ऐड करके वो पैसे तो कस्टमर की जेब से ही निकलवाना है, वो खुद तो कुछ भी नहीं करना। उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना ही रहेगा, वो तो पता नहीं कितनी हद तक तो बढ़ चुका है अब। तो वो अपना सारा बर्डन जो है अपने कस्टमर्स के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से फ्रेट इतना ज़्यादा अपनी हम काफ़ी साल से जो है इस बिज़नेस के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, कभी भी इस तरह की सिचुएशंस हमने फेस नहीं की। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस कदर फ्रेड का भी होना और प्लस एम्प्टी कंटेनर, इतने सारे पैसे देने के बावजूद भी आपको एम्प्टी कंटेनर्स मिलते नहीं हैं। अब कह रहे हैं कि ये सिचुएशन बहुत जल्द हल हो जाएगी, अब कब हल होगी कुछ पता नहीं। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सिर्फ एक्सपोर्टर्स नहीं, इंपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है उनकी इंपोर्ट की। एज ए एक्सपोर्टर, क्योंकि हम एक्सपोर्टर्स हैं, मैं अपनी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा आप लोगों को कि देखो अब जो है किसी कस्टमर को कोटेशन सेंड करना भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हम लोगों के लिए। अब मैं जो है अपनी एक मिसाल आपको बता रहा होता हूँ कि पिछले महीने क्या तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की बात होगी, हमने 2 कंटेनर्स जो है वो यहाँ से भेजे हैम्बर्ग जर्मनी। अब उन 2 कंटेनर्स के अंदर हमने ठीक ठाक नुकसान किया। क्यों? अब इसको समझा। जब उन 2 कंटेनर्स की हमारे पास इंक्वायरी आई थी, उस वक्त जो है फ्रेट चल रहा था तकरीबन 6,000 रुपये कुछ डॉलर चल रहा था। ये हैम्बर्ग जर्मनी का फ्रेट चल रहा था उस वक्त। तो हमने फिर भी $500 बढ़ा के, यानी 6,500 रुपये उसमें ऐड करके, तमाम कॉस्ट ऐड करके हमने कस्टमर, वो नया कस्टमर था, हमने उसको कोटेशन सेंड की। अब हम सबको पता है कि जब किसी नए कस्टमर के साथ हम डील करते हैं तो डील फाइनल होने के अंदर जो है वो 20-25 दिन हो जाते हैं, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है, अप्रूवल का प्रोसीजर होता है, इसमें 20-25 दिन का टाइम लग जाता है। तो इस दौरान हमें 20-25 दिन का टाइम लग गया। जब शिपमेंट जो है वो देने की टाइम आई, सब चीज़ें रेडी हो गई, जब हमने जो है वो शिपिंग कंपनी को अप्रोच किया और फ्रेट लिया, तब वहाँ पर फ्रेट चल रहा था तकरीबन जो है वो 809 या 9,000 ओवरऑल कर, यानी $9,000 फ्रेट चल रहा था। तो हम काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि हमने तो जो है वो $6,500 रख कर हमने बात की थी और यहाँ पर 9,000 चल रहा है। तो बड़ी परेशानी हुई फ्रेट लेने के अंदर। बहुत सारी जो है वो शिपिंग कंपनीज़ को कांटेक्ट किया, नहीं हुआ। अब बात ये है कि हमने जो है कमिटमेंट कर दी है, नए कस्टमर के साथ हमें देना है। तो अब या तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम ना दें या तो दे दें। अब हमें देना था, क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल था, तो फिर कुछ ना कुछ करके जो है हमने वो अमाउंट पे की और वो 2 कंटेनर नए कस्टमर को हमने दिए। अब यकीन मानोगे, उन 2 कंटेनर्स के अंदर हमने ठीक ठाक जो है नुकसान किया। तो अब सिचुएशन इस तरह की आ रही है कि हम किसी कस्टमर को जो है कोटेशन देते हुए डर रहे होते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जो है वो एफओबी के अंदर ही डील करें, सीएनएफ की तरफ हम ना जाएं। अब शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर सिचुएशन इस तरह की है कि इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है।
तो कोशिश हमारी यही होती है कि एफओबी की तरफ हम लोग जाएं। अगर कोई कस्टमर जो है वो इंसिस्ट करता है कि भाई हमें सीएनएफ प्राइस ही दें, तो हम उनके साथ डील कर लेते हैं कि भाई ये प्राइस हमने दी है, ये है, अगर इन फ्यूचर फ्रेट बढ़ता है तो ये प्राइस बढ़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त ही हम बता देते हैं कि ये जो फ्रेट है ये अभी इन 10 दिनों के अंदर का ही है, इससे ज़्यादा टाइम लगा, फ्रेट बढ़ा तो हम प्राइस बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो अब जो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये फ्रेट जो है क्यों बढ़ रहा है, ये फ्रेट